करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हम लोग कल तमक श्वास के बारे में देख रहे थे। तो तमक श्वास की जो चिकित्सा है उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमकेतु विरेचनम ऐसा बताया जाता है। लेकिन वो विरेचन चिकित्सा कब करना है, क्यों करना है, तमक श्वास उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ना तमक श्वास में क्या होता है कि स्त्रोतोरोध बहुत ज्यादा होता है। प्राणवाय स्त्रोतस जो रहते हैं पूरी तरह से अवरुद्ध हुए रहते हैं। तो हमें चिकित्सा ऐसा करना है कि पहले वायु की चिकित्सा करना है और दोषों को ना अधोमार्ग से, क्योंकि अगर हम लोग वमन कराने गए तो वमन कराने के टाइम पे श्वास का वेग और ज्यादा बढ़ सकता है। तो हमें वहां पे वमन न दे के विरेचन करा देते हैं, तो दोषों को निकाल के थोड़ा सा पेशेंट को रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद हम लोग ये वमन कराते हैं जब पेशेंट को ठीक हो जाए। तो तमक श्वास का यही चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। और तमक श्वास जो रहता है बहुत भयंकर तरह का रहता है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और उसमें अगर हमने वमन प्लान किया तो जब उल्टी करेगा तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। इसीलिए, और वो क्योंकि क्रॉनिक स्टेज में रहता है और ये तमक श्वास जो रहता है ये याप्य व्याधि बताया है। तो पेशेंट को हमें ध्यान में रखते हुए, हम तमक श्वास के पेशेंट में अगर शुरुआत के टाइम पे है, मतलब बहुत ज्यादा क्रॉनिसिटी नहीं है और तमक श्वास है, तो हम वमन भी कराते हैं। लेकिन अवस्था के हिसाब से जो पेशेंट के लिए इजी हो, पेशेंट को हमें ठीक करना है, ये उद्देश्य से तमकेतु विरेचनम बताया है। अब तमक श्वास की चिकित्सा करते हैं तो वेगकालीन चिकित्सा होती है और एक अवेगकालीन चिकित्सा होती है। वेगकालीन चिकित्सा जो है उसमें मैंने कल जैसे बताया था कि प्रथमन नस्य देते हैं, श्वास कुठार रस का, काली मिर्च का। और उसमें भी कैसा रहता है कि दो टाइप का रहता है तमक श्वास में वेगकालीन। कफ भूइष्ठ वाला एक तमक श्वास रहता है, एक वायु का उसमें अनुबंध रहता है, तो वायु भूइष्ठ वात भूइष्ठ तमक श्वास रहता है। तो दोनों की चिकित्सा थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। जब कफ भूइष्ठ बहुत ज्यादा रहता है तो समीर पन्नग रस बहुत अच्छा काम करता है, रस सिंदूर अच्छा काम करता है, चतुर्भुज रस अच्छा काम करता है, श्वास कुठार रस बहुत अच्छा काम करता है। यह दवाइयों की योजना इसलिए की गई है कि कफ जो स्त्यान हो गया है, लीन हो गया है, उसको हमें सॉफ्ट करना है, मतलब उसको विलयित करना है और फिर उस श्वास में श्वासावरोध जन्य जो संप्राप्ति है उसको भंग करना है। जब वात भूइष्ठता बहुत ज्यादा रहती है तब उसमें हम लोग क्या देते हैं कि वायु पे काम करने वाले, तो स्निग्ध पदार्थ जैसे हम लोग कंटकारी घृत दे देंगे या फिर मनशिलादि धूप देंगे। मतलब धूपन चिकित्सा करते हैं कि वायु को वो अनुलोमित करे। क्यों? और वहां पे धतुर लवण का प्रयोग करते हैं, अर्क लवण का प्रयोग करते हैं, फिर कनकासव का प्रयोग करते हैं। ये क्यों करते हैं कि वायु का रास्ता खुल जाए और सॉफ्टनेस आए। घृत पान इसलिए कराया जाता है कि घृत से, और वो भी दीपन पाचन करना सबसे जरूरी होता है। और इसी तरह से एक और चिकित्सा बताते हैं कि यकृते तो श्वासे तो यकृति, श्वास का जब भी चिकित्सा करना है तो यकृत पे कार्य करना है। असली में ये सूत्र जो है वो विद्रधि पे है कि यकृत विद्रधि में श्वास लगता है तब यकृत पे कार्य करे। लेकिन इसका एप्लीकेशन महाराष्ट्र के वैद्य लोग यकृत की चिकित्सा जब करते हैं तो यकृत पे जैसे ही कार्य होता है वैसे ही श्वास व्याधि में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। श्वास का जब कंडीशन रहता है तो कभी कभी इमरजेंसी की कंडीशन रह जाती है, तो पेशेंट को श्वासोश्वास लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तब हमें क्या करना है कि उर भाग में स्नेहन और स्वेदन करना है। सरसों का तेल हुआ या कोई भी जो उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है उसका तेल का मालिश करके छाती में, आगे पीछे, पार्श्व भाग में सब जगह करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के वो करके फिर स्वेदन देना चाहिए। अगर नाड़ी स्वेदन देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर नारायण तेल पीने के लिए देना है। यष्टि मधु के फांट के साथ अगर दे दिया जाए तो वो श्वास नलिकाओं को खोल देता है और म्यूकोजल मेम्ब्रेन, पैरेन्काइमल लेयर्स को भी वो पूरी तरह से स्नेहन करता है। इससे ना श्वास का वेग जो है जब इमरजेंसी की कंडीशन हो तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से तमक श्वास में बहुत ज्यादा अगर सांस फूल रहे तो श्वास का चिंतामणि रस है, मल्ल सिंदूर है, हेमगर पुट्टली रस है, फिर समीर पन्नग रस है, फिर कर्पूर आदि चूर्ण है। ऐसे द्रव्यों को पीस के और मुहुर्मुह चाटन देना है। या सितोपलादि चूर्ण, टंकन क्षार, यवक क्षार, सज्जी क्षार, अपामार, जो भी ऐसे जो क्षार होते हैं उनका रोल बहुत ज्यादा रहता है, तुरंत ही पेशेंट को रिलैक्स कर देता है। इसी तरह से वात प्रधान दोष है कि कफ प्रधान दोष है वह देखना बहुत जरूरी है। मतलब बलगम बहुत ज्यादा निकल रहा है, बलगम छूट छूट के निकल रहा है क्या, वह देखना जरूरी है। या फिर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है और बलगम निकालने में बहुत तकलीफ हो रही है। बलगम निकलने के बाद पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन जब तक बलगम नहीं निकलता तो श्वासावरोध रहता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए मनशिला, फिर धतुर पत्र, यष्टि मधु, इनका अगर हम लोगों ने धुआं बना के धूमपान की विधि से दिया तो पेशेंट को ब्रोंको डायलेटेशन करता है। ये सारा मनशिला, धतुर पत्र ब्रोंकस जो है उसको डायलेट करता है, श्वासोश्वास की क्रिया अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ये धूमपान का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है यहाँ पे।
इसी तरह से तमक श्वास की चिकित्सा में बृहण चिकित्सा, क्योंकि वहां पर ना जो ये जो रहते हैं श्वास नलिका बहुत कमजोर हो गई होती है, और इतना सांस फूलता है ना, तो वहां पे शयात्मक संप्राप्ति होती है, वायु का प्रकोप होता है, इसलिए बृहण चिकित्सा, ऐसा चिकित्सा का योजना किया जाता है। तो इसके लिए ऐसा चरक चिकित्सा स्थान में ऐसा बताया कि सर्वेशम बृहणे हल्प शक्यश्च प्रायशो भवेत् नात्यर्थम शमने पायो वृषो शक्यश्च कर्षणे तस्मात् शुद्धान् शुद्धश्च शमने बृहणेरपि हिक्का श्वासार्थितान् जंतून् प्रायश समुपाचरेत्। मतलब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जो लोग को लंघन करना जरूरी है, न बृहत लंघिया नाम, जिनको लंघन कराना जरूरी है उनको लंघन ही कराना है। अगर आम दोष बहुत ज्यादा है, मेद बहुत बड़ा है, कफ दोष बड़ा है, तो उनको लंघन कराना जरूरी है, वहां पे बृहण नहीं करना है। बृहण आज तो मृदु लंघित, जो बृहण वाले हैं, जो बृहित लोग हैं, उनको मृदु लंघन कराना है, एकदम ज्यादा उनको भूखे नहीं रखना है, तो एकदम भूखे रहेंगे तो वायु का प्रकोप हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा बता रहे हैं कि लंघनीय लोगों को बृहण नहीं देना है, और बृहणीय है उनको अल्प मात्रा में ही लंघन देना है। ये बेसिक सिद्धांत है श्वास रोग के संदर्भ में बताया, ऐसा वाग्भटाचार्य जी ने बताया है। व्याधि जो रहता है, कोई भी व्याधि रहे तो अग्नि मांद्य जनित ही रहता है, मतलब अग्नि मांद्यता रहती है, जाठराग्नि मंद रहता है। तो इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि अगर लंघन जैसे मतलब वहां पे व्याधि कर्षित है, क्रॉनिक बहुत ज्यादा पेशेंट है, तो उसको संतर्पणोत लघुस और संतर्पण करने वाले ऐसे द्रव्यों की योजना करना है। और लंघन जब कराना है तो आम दोष का ध्यान रख के आम दोष पच जाए इस हिसाब से लंघन करना है। तो उसमें लंघन के बहुत सारे टाइप्स है कि धूप में सेवन, धूप में बैठा दें, या फिर प्यासे रखें, हल्का खाना दें या न दे खाना, सड़ंग पानी दे, शुंठी सिद्ध जल दे, या फिर कोई सूप दे, जूस दे, मासरस दे। लंघन के तो अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जैसा पेशेंट को साथ में हो उस हिसाब से हमें लंघन देना है। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको मैंने वमन दिया था। वमन के बाद मैंने उनको संसर्जन क्रम बोला कि आप पूरा संसर्जन क्रम करें, तो मैंने पहले दिन मंड बोला था, वो पेशेंट ने पूरा 7 दिन पूरा निभा दिया, मंड पी के रहा, और उसको 8वें दिन इतना ज्यादा चक्कर आने लगा कि वो उसको मतलब ऐसे बीपी कम होने लगा, और उसके बाद में चक्कर बहुत ज्यादा आने लगा। मैंने तो उनको कहा था कि मंड पे या विलेपी ऐसे करके खाना है, तो नहीं, हमको करना था इतना। तो ज्यादा लंघन करना भी बहुत नुकसानदायक रहता है। एक बार एक पेशेंट ने क्या किया कि उनको श्वास का तकलीफ था, मैंने उनको वमन दिया, फिर वमन के बाद मैंने उनको कहा कि संसर्जन कम करिए। उसने संसर्जन कम किया, और जैसे ही संसर्जन कम खत्म हुआ, उसने एक दिन में कम से कम 20 रोटियां खा ली। 20 चपाती खाने के बाद तो उसको और तकलीफ हो गया, और इतना ज्यादा तकलीफ हुआ कि यहाँ तक उसने खा लिया, इतना कि मैंने इतने दिन खाया नहीं, 7 दिन पहले स्नेहन शोधन के टाइम नहीं खाया, फिर उसके बाद में लंघन मतलब संसर्जन कम किया, और उसके बाद में उसने इतना ज्यादा खाया। मैंने जबकि बोला था कि हम अग्नि बढ़ाते हैं, संसर्जन कम, 20 रोटी उसने पूरा दिन में खा लिया। पहले जैसे उसने सुबह खाया थोड़ा, फिर दोपहर में खा लिया, भूख नहीं है तब भी, शाम को खा लिया, इतना खाने के बाद उसको आईसीयू में एडमिट करा दिया गया। आईसीयू में एडमिट हुआ, तब उसको फिर सलाइन चढ़ाया गया, और फिर उसको मुश्किल से बहुत ठीक करना पड़ा। तो इसी तरह से हमें अग्नि को ध्यान में रखना है। अग्नि अगर मंद है तो बृहण चिकित्सा न करें, या आहार के रूप में भी बृहण न करें, और मेडिसिन के रूप में भी बृहण न करें। अभी जैसे अश्वगंधा लेहम दिया, विदार्यदि लेहम दिया, कुष्मांड रसायन दिया, यह भी बृहण करने वाले द्रव्य, लेकिन ये भी पचाने के लिए अग्नि चाहिए। तो इसीलिए हमेशा अग्नि को ध्यान में रखते ही हमें चिकित्सा का योजना करना चाहिए कि हमारा पेशेंट जो है उसको कोई तकलीफ ना हो। कोई भी बृहण है, लंघन है, जो भी चिकित्सा करें, दीपन पाचन में करें, पेशेंट का माइंड, पेशेंट का बॉडी किस तरह से उसको रिएक्ट करता है, उसकी सात्म्यता असात्म्यता किस तरह से, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें लंघन या बृहण ऐसे चिकित्सा करना चाहिए। इसी तरह से अनेक व्याधियों में चिकित्सा उपक्रम जब बताते हैं तो हम लोग कुछ अलग चिकित्सा बताते हैं, लेकिन श्वास रोग जब बताते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा या तमक श्वास जब बताते हैं, तो इसमें चिकित्सा थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि यह श्वास व्याधि में कफ से अवरोध हुआ रहता है, ऐसे संप्राप्ति रहती है, कफ से स्रोतस अवरुद्ध है। तो इसे, और यह आमाशय समुद्भव व्याधि है, इसलिए आम पचन के लिए लंघन करना योग्य लगता है। लेकिन लंघन जो है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि तकलीफ हो जाए, और इसमें प्राण वायु की प्रधानता दुष्टि रहती है। तो इसीलिए थोड़ा सा बृहण देना है, फिर पेशेंट को थोड़ा वो पच जाए, फिर उसके बाद फिर बृहण देना है, फिर थोड़ा पच जाए, मतलब उसकी सात्मता और अग्नि उपहत न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमें चिकित्सा देना चाहिए। और श्वास रोग में जब तक हम बृहण नहीं करेंगे, मतलब हम लोग जब तक वो पैरेन्काइमल लेयर जो डैमेज हो गए,
वीक हो गए हैं, उनको पूरी तरह से ब्रीहित नहीं करेंगे, वो पेशेंट, श्वास का पेशेंट ठीक नहीं होता है। आप लोगों को मालूम है कि हैदराबाद में एक मछली में कुछ मेडिसिन डाल के और मछली खिलाया जाता है, जिंदा मछली खिलाया जाता है, उसके लिए बहुत मतलब वहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, और वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है। तो उससे क्या होता है, पेशेंट 1 साल तक ठीक रहता है, लेकिन उसको फिर से तकलीफ होती है। इसी तरह से बहुत सारे वैद्य जो हैं वो हर साल वमन कराते हैं, लेकिन अगर अब पुनर्भव हमें करना है, श्वास का पेशेंट को फिर से तकलीफ ना हो, तो एक तो उसको हेतु सेवन, संक्षिप्त क्रिया एवं निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन कराना है कि ठंडा पानी नहीं पीना, अमरूद नहीं खाना, फिर उसके बाद में दही नहीं खाना, बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, चिल्ड, ये तो हेतु सेवन बंद करा दे। साथ में हमें पेशेंट को ब्रीहन करना, रसायन देना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने वर्धमान पिपली रसायन दे दिया, या फिर अश्वगंधा लेहम दे दिया, कंटकारी घृत दे दिया, कंटकार्यावलेहम दे दिया, तांबुल लेहम दे दिया, भारंग्यावले दे सौभाग्य शुंठी पाक दे दिया, और कंडीशन खराब है तो चित्रक हरित के अवले दे दिया। बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिसिन है, उसमें से हम कोई सेलेक्ट करें और पेशेंट को दें तो पेशेंट ठीक रहता है। उसका ब्रीहन होना बहुत जरूरी है, रसायन होना जरूरी है। मैंने एक पेशेंट को क्या किया था कि उनको ब्रोंकियल अस्थमा था और क्रॉनिक था, रोज पंप लेना पड़ता था। मैंने उनको वमन दिया और मैंने उनको 1 साल तक कंटकारी घृत और अश्वगंधा अवले, कंटकारी अवले घृत नहीं, कंटकारी अवले और अश्वगंधा लेहम 1 साल तक कंटिन्यू खिलाया, और उसके बाद में मैंने 1 साल के बाद उनको बंद करा दिया। तो पेशेंट को अभी तक वो तकलीफ ही नहीं हुई, वो क्योंकि प्राणवायु स्रोत इसको ब्रीहन हो गया, पूरा रसायन कार्य हो गया, तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया। तो इसीलिए हमें ये चिकित्सा करना चाहिए। अब अवेगकालीन चिकित्सा, जब उसको वेग नहीं आ रहे हैं और वो पेशेंट को अस्थमा के बीमारी है लेकिन उसको रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, वो सांस नहीं फूल रहा है, तब क्या चिकित्सा करना है? तो आमलकी के बहुत सारे कल्प हैं, आमलक्या रसायन है, फिर उसके बाद आमलकी रसायन, फिर उसके बाद में च्यवन प्राशावल है, और भल्लातक के कल्प, थोड़ा मात्रा में भल्लातक के कल्प, भल्लातक आसव दे दिया। और अगर पित्त प्रकृति नहीं है, वात कफज प्रकृति है, या वातज है या कफज है, तो उसमें भल्लातक का कल्प देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अवैकल्पिक चिकित्सा में वायु और कफ का प्रकोप ना हो, इसके लिए हेतु पे जरूर ध्यान देना है, पथ्यकर आहार विहार देना है, धूल और धुआं और ये पोलन ग्रेन्स, अगरबत्ती, जो एलर्जेंस है वो सबसे दूर रखना है। जब भी बाहर जाए तो ये मास्क लगा के जाए, इस तरह से हमें चिकित्सा बोलना है। जहाँ पर धुआं है, धूल है, पोलन ग्रेन्स है, अगरबत्ती है, वहां पर मास्क लगा के रखें, तो ये प्रोटेक्शन होता है, तो फिर पेशेंट ठीक रहता है। और उसको जल्दी से जल्दी सूर्यास्त के टाइम उसको खाना खाने के लिए बोलते हैं। आहार में द्रव पदार्थ, उष्ण पदार्थ, लघु दीपन पाचन, ऐसे द्रव्य दें तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। और उसको पहले से बता दें कि वर्षा ऋतु और शीत ऋतु जब आएगा, हेमंत और शिशिर आएगा, तो आपको फिर से बढ़ सकता है। तो आप ना त्रिकटु चूर्ण ले लीजिए शहद के साथ, मधु के साथ, ये पहले से हम प्रिकॉशन ले लेते हैं। या गुड़ पिप्पली ले लीजिए, या गुड़ हरित की ले लीजिए, ऐसा रसायन के रूप में पूरा आप सेवन करिए जब तक ठंडी है, बारिश का सीजन है। तो ऐसे अगर वो रसायन का सेवन करता है तो वो उसका शरीर प्रोटेक्टेड रहता है, तो उसको फिर श्वास वेग आएगा ही नहीं और पेशेंट ठीक रहता है। इसी तरह से तमक श्वास जो देखेंगे तो ये आमाशय समुद्भव है, आमाशय से ही उत्पन्न होता है। क्लेदक कफ जो रहता है वो विकृत होके और फिर उर स्थान में जाके विकृत रूप से जमा हो जाता है, स्थिरता को प्राप्त करता है, और श्वास नलिकाएं, वायु का प्रकोप होने से श्वास नलिकाएं संकुचित हो जाती है और उसके ऊपर कफ 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 पूरा जमा हो जाता है। तो ये आमाशय समुद्भव है। इसी को हमारे आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर बोलते हैं कि जैसे कोई कुआं है, कुआं के जो कुआं में पानी है, लेकिन जो उसकी जो दीवारें हैं, कुआं के जो दीवार है चारों ओर से, वह भी गीली रहती है। क्यों रहती है गीली? इसी तरह का संप्राप्ति यहाँ पर भी रहता है। क्लेदक कफ जब विकृत रहता है तो उसका ये इफेक्ट होता है कि लंग्स में भी दुष्टि होने लगती है। जिस तरह से कुएं का रहता है, बड़ा जो कुआं बावड़ी रहता है उसमें रहता है, ऐसा हम लोग का सर बताते हैं, तो वो बहुत अच्छा मुझे लगता है। इसी तरह से अग्निमांद रहता है, फिर अर्श अतिसार ग्रहणी रोग रहता है, तो इनके भी मतलब परतंत्र व्याधि के रूप में भी तमक श्वास ये कंडीशन आता है। एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में रहता है या परतंत्र व्याधि के रूप में रहता है। तो इसीलिए प्राणवायु स्रोत को हमें ठीक करना है, तो हम लोग ग्रहणी की चिकित्सा करें, अर्श की करें, अतिसार की करें, वो तो करें। तमक श्वास की चिकित्सा करना है तो हिंग, हिंग हो गया, वह वायु का अनुलोमन करेगा। त्रिकटु चूर्ण हो गया, शर्करा हो गया, चीनी हो गया, या मिश्री हो गया, कपूर हो गया, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग व्याधियों के साथ में हम चिकित्सा करते हैं, तो सम शर्कर चूर्ण का प्रयोग करते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, कर्पूर आदि चूर्ण का प्रयोग करते हैं,
फिर सितोपलादी चूर्ण, तालीसादी चूर्ण, इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो दशमानी श्वास हराणी गण है, चरक संहिता में श्वासहर गण बताया है, जो चरक सूत्र स्थान में है, उनका भी प्रयोग, अगर उसमें कंटकारी है और बहुत सारे द्रव्य है जो बहुत अच्छा प्राणवायु स्रोत में काम करते हैं, उसका प्रयोग करें। इसी तरह से अगर ग्रहणी और श्वास रोग है तो उसमें परपट्टिकल्प का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। घृत और शर्करा के साथ अगर प्रयोग करें परपट्टिकल्प तो तमक श्वास में, ग्रहणी भी है वह भी ठीक होता है और तमक श्वास भी ठीक होता है। इसी तरह से पित्तजन्य और ग्रहणी दृष्टि की वजह से अगर तमक श्वास है तो शुद्ध शेखर रस का जो फलश्रुति बताया उसमें क्षय का से ऐसे बताया, श्वास कास इन सब में वो बहुत तो वहां पे पित्तज ग्रहणी की दृष्टि रहती है। पित्त के वजह से अगर तमक श्वास बढ़ रहा है, पित्त इम्बैलेंस हुआ तो कफ भी इम्बैलेंस हुआ और उसके वजह से तमक श्वास, तो शुद्ध शेखर रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अपुनर्भव चिकित्सा में हम देखेंगे तो उसमें वसंत ऋतु में वमन दे दिया करें हर समय, और उसके बाद में वमन के लिए मदन फल, पिपली, वचा, सेंधा नमक इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और संसर्जन क्रम का प्रयोग करें। कफ का काल जब आता है सुबह का टाइम 6 से 10 के बीच में और या शाम को 6 से 10, उस टाइम पे दूध पीना नहीं है, दिन में सोना नहीं है, मिक्स फ्रूट सैलेड नहीं खाना है, जो कफ वर्धक चीजें हैं वह पूरी तरह से वर्ज करना है। और पेशेंट को क्या करना है कि जब ठंडी का सीजन आता है, बारिश का सीजन आता है, तो पेशेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होता है तो नस से देना शुरू कर दें, अणु तेल का, षडबिंदु तेल का, गोघृत का, ऐसे नस्य करेंगे ना तो स्नेहन होते रहेगा। और इंटरनल मेडिसिन में नारायण तेल दे दें, शीरबला तेल दे दें, भल्लातक आसव दे दें, पिपल आसव दे दें, मृदुका रिश दे, द्राक्षारसव, द्राक्षा रिश, कोई आसव रिश दे दें जिससे अग्नि अच्छा रहे। अग्नि अच्छा रहेगा तो कफ जमा ही नहीं होगा, सारा वो पचा देगा और मधुर अवस्था पर अच्छे से रहेगा। और कफ वर्धक आहार विहार का भी सेवन बंद कर दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पथ्य बता रहे हैं कि वेगकालीन अवस्था में थोड़ा उष्ण लघु ऐसा आहार का सेवन कराना चाहिए और रात में लेट तक खाना ये बंद करना चाहिए। और उसी तरह से अभिसंधि पदार्थ मतलब दही का प्रयोग, मछली का प्रयोग और फर्मेंटेड फूड आइटम जैसे ब्रेड बिस्किट, इडली डोसा ये पूरी तरह से बंद करना है। ढोकला बंद करना है, फिर केक बंद करना है, जो भी बाहर का जंक फूड है वो पूरी तरह से बंद करना है। और स्नान करने के लिए, पीने के लिए गर्म आधार पे बहुत सारी दवाइयां हैं, 1.5 लाख दवाइयां हैं जो हम लोग प्रयोग में नहीं करते लेकिन वो श्वास के उसमें रहती हैं। अगर वाग्भट संहिता में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15वां चैप्टर देखेंगे तो उसमें कास पे काम करने वाली पिपल्यादि गण, बहुत सारे गण हैं जिसका भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, लेकिन वो हमें सर्च करना पड़ेगा। ज्यादातर वही हम लोग यूज करते हैं जो मार्केट में चलता है। तांबुल लेहम का भी प्रयोग करने से तमक श्वास में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसीलिए आप लोग देखिए और डिसाइड करिए कि आप लोग क्या चिकित्सा दे सकते हैं। अभी आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए कृपया, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी, डॉक्टर श्रुति निगम जी आप कृपया, अभी इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें आइएगा। एक जो बाल शोष का पेशेंट है, शुष्क रेवती, उन सब का जो पेशेंट है वो आएंगे तो आपका वहाँ जरूरत होगा, आप थोड़ा उनको थोड़ा गाइड करिएगा, क्योंकि मैं हर एक्सपर्ट को जरूर रेस्पेक्ट करता हूँ, हर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सुनील पुंडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आज कमेंट्स ज़्यादा नहीं आए हैं, शायद आज शनिवार है, मतलब आए हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी सभी का आंसर दे देता हूँ। आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति बाला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति बत्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विन्यासा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीत गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर रूपाली देशमुख जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मेघा अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज शिंदे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोगों को कोई भी शंका आती है प्रैक्टिस में तो आप जरूर पूछिएगा, हम लोग साथ में उसको सॉल्व करेंगे।
डॉक्टर दत्ता प्रसाद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। ये विषय पे मैं और कभी और अच्छे से बताऊंगा, बहुत सारे फॉर्मुलेशन लेके आऊंगा, तब हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।